जी मैडम आप थीम बेस्ड पोएट्री लिखती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मिसलेनियस, राइट? तो उन सबको कंपोज करके एक साथ किसी को मतलब अगर कोई थीम अगर हम पकड़ के रखते हैं तो आई थिंक उस पर लिखना ज़्यादा ईजी होता है। बट जनरली क्या होता है, बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोग जब इन सब कामों को डिस्ट्रीब्यूटेड लिखते हैं तो उस फॉर्म में हम उसको किस तरीके से कंपोज करके उसको बुक के फॉर्म में रखा जा सकता है? देखिए, किताब जब आप कोई कविता लिखते हैं तो वो एक थीम हो सकती है, कुछ दिनों तक आपका जो विचारधारा है वो एक थीम हो सकती है। लेकिन आप अपनी एक पुस्तक में, किताब स्पेशली अगर पोइट्री की बुक है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि थीम हो, वो सारे रंगों से मिली जुली होती है। और एक पोइट्री की किताब सफल वही होती है जिसमें सारे तत्व हों। तो उसमें कोई एक थीम रखना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। सब मिला के रखेंगे तो बाकी दिल टूटे आशिकों वाली किताब तो आप फिर उन पे तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उसमें किताब का जो शीर्षक होता है जिससे कि सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी किताब अगर बिकती है, कोई भी किताब देखी जाती है तो उसमें सबसे पहले उसका शीर्षक आता है। तो शीर्षक की क्या भूमिका रहेगी? ये चीज़ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लिख रहा हूँ, लेट अस से मैंने राजतंत्र पे लिखा, मैंने आजकल के समाजवाद पे लिखा, भावाओं पे लिखा, सो कॉल्ड मिसलेनियस टॉपिक है, तो उसका क्या मिश्रित टॉपिक कर उसको शीर्षक क्या दिया जाए? देखिए, शीर्षक देने के लिए दो तरीके होते हैं। एक शीर्षक देने का तरीका होता है कि आपकी किताब में जो सबसे अनोखा हो आप वो नाम दे दीजिए। और दूसरा तरीका होता है एक रैंडम नाम। जैसे जब मैं ये किताब बना रही थी तो मैंने और हिमानीश ने बहुत समय निकाला और जिंदगी के सारे आयाम रखे हैं, इसलिए इस किताब का नाम रखा रंग बिखेरती जिंदगी। तो एनी ऑफ द ऑप्शन, इट्स योर चॉइस। थैंक यू। पूछिए। तो कभी मैंने बताया नहीं था लेकिन आज मैं बता दूं। बिल्कुल भाई, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, बड़ी मेहनत है। तो और एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी मैम कि अभी थोड़े दिन पहले ना मैं एक गुजराती प्रोड्यूसर के साथ बातचीत हुई थी। तो जब मैंने उनको मेरे गुजराती सॉन्ग दिए थे ना, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस करी थी कि पहले आप जो आपने सॉन्ग लिखे ना उसको रजिस्टर करवा लो। तो वो प्रोसीजर यहाँ अहमदाबाद में कहाँ होता है? देखिए, रजिस्टर करवाने से बेटर है सबसे पहले आप अपनी किताब छाप लीजिए। किताब छापते ही आपका कॉपीराइट हो जाएगा और कॉपीराइट होते ही वो आईपीआर में आ जाता है। आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जब आपका आईपीआर आ जाएगा ना, उसके बाद आप उसको रजिस्टर करवा पाएंगे। वरना क्या होता है कि हमारे जैसे लोग, लेखक जो यहाँ पे बोल रहे हैं, वो आगे की कथा को पीछे घुमा करके, हमारा सामान तो रोज बिकता है। उन्होंने मुझे यही बात की थी कि अभी आपका गाना अच्छा है अगर मैं ले भी लूं, लेकिन अगर कल को मैं मेरे नाम से चढ़ा दूंगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं हुआ कि आप। बिल्कुल नहीं। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, आप अपना काम छपवा लीजिए। और अगर किताब छपवाने में देरी हो रही है तो किसी मैगजीन में छपवा लीजिए। नहीं। और किताब छपवाइए। हिमानीश एक्सपर्ट है इसमें। जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। मैं प्रवीण भाई, बुक लाई हूँ मैं आपके लिए। बताइए। कहानियों का संग्रह आपने जो लिखा है बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा। सवाल मेरा एक ही रहेगा कि कितनी, मतलब आपने जब लिखी तो सभी अलग अलग, मैंने थोड़ा बात करी थी, तो सभी कहानियाँ अलग अलग मैनर में हैं और अलग अलग उससे वर्ड लिमिट अगर देखूँ तो अलग अलग। तो उसको एक जगह लाना क्या सही होगा, नहीं होगा? देखिए, वो अंतर्मन से आवाज़ आती है। उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि कहाँ लिखना, कितना लिखना, वो आप पे डिपेंड करता है। कई बार आप किताब छपने से 2 दिन पहले तक इस असमंजस में रहते हैं कि मैं पहली कहानी बदल तो ना दूं, पहली को छठी कर दूं, आखिरी को पहली कर दूं। ये सब तमाशा चलता रहेगा, लेकिन ये तमाशा है। इस तमाशे के लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप माने या ना माने, हम सब तमाशबीन भी हैं और हम सब तमाशा करते भी हैं। इसीलिए हमें पढ़ा जाता है और हम इसीलिए दूसरों को पढ़ते हैं। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। मैं खुद बात करना चाहूँगी अपनी जो नॉवेल रिलीज़ हुई है। ये नॉवेल जो है, इसका नाम है अ ब्यूटीफुल मेस। अ ब्यूटीफुल मेस है, इसीलिए ब्यूटीफुल है। और ये किताब लिखना शुरू किया 2 साल पहले। ये कहानियाँ चल रही थी, 2 कहानियों की किताबें आईं और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है लिटरली कि श्रद्धा मतलब किताब में मार देगी, राजेश तो मतलब बैठे बैठे सुनाएगा कि औरत सिर्फ दर्द लिखती है। मैंने अभी तक इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे पढ़ने की। मैंने पहले चैप्टर में देखा आपने मार दिया लड़की को, मैं तभी दुखी हो गया। मैं और नहीं दुखी, पर मैं देखो, मौत वो सच है जो जिंदगी से ज़्यादा खूबसूरत है और मौत को एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किसी को मारती नहीं, मैं दर्द को कागज़ पे उतारती हूँ
और दर्द जो है ना, उसको अगर आप अपने सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है आप उसे लिख दीजिए। आप अपने किरदार को मार इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो किरदार जो है वो डिज़र्व नहीं करता या ये नहीं करता या वो नहीं। आप उस किताब को पढ़िए, वो किताब अंत में बहुत पॉजिटिव है। किसी के मर जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वो मैसेज दे रही हूँ मैं। पढ़ो तो हिम्मत करो। जब मैंने ये किताब लिखना शुरू किया 2 साल पहले, हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत स्ट्रगल किया इसकी पब्लिशिंग में, बिकॉज ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में गई, लिटरेरी एजेंट्स को हायर किया, सब कुछ करके देखा, बहुत लंबी जर्नी जी, लेकिन फाइनली ये पता चला कि अगर ऊपर वाले ने रखा हुआ है आपके लिए कुछ कि वो होगा तो वो होके रहेगा। मतलब ये किताब आएगी कि नहीं, इस पर मुझे 2 साल से शक था, लेकिन अब वो शक एक बहुत खूबसूरत हकीकत में बदल चुका है। तो वो है किताब। और बाकी किताबों में कई कहानियों को कई पुरस्कार मिले, कुछ में जिसमें दर्द है उन्हें बहुत मिले। दर्द तो सब में ही है, मतलब बेसिकली मैं दर्द बेचती हूँ, तो आप मुझे दर्द के सौदागर कह सकते हैं। अब किसी का कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, पूछो। आप खुद तो इतना हैप्पी गो लकी हो, तो आप कब मतलब ऐसी कहानी लिखोगे जो शुरू से हैप्पी हो और एंड में भी हैप्पी हो जाए? राजेश, looks are deceptive. The answer to your question is looks are deceptive. जो चेहरा सबसे ज्यादा मुस्कुराता है उसकी आंखों में सबसे ज्यादा आंसू छुपे होते हैं। शांत दरिया ही गहरा होता है। तो सवाल के जवाब नहीं, आप लिखोगे कब? सवाल हाँ, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। आप लिखोगे कब? अच्छा सवाल है। देखो बेस्ट चीज़ क्या हुई पता है, इस बार मेरा बेटा है 16 साल का, 2 साल से तो बच्चे बहाने कर रहे थे कि नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आपकी किताब आप हिंदी में लिखती हो और हिंदी वीक लिस्ट उत्तर प्रदेश वाली आपकी, लखनऊ आप में से निकलता नहीं है। बहुत तोहमतें आई मुझ पे। उर्दू भी लिख के देखा सब। लड़के ने मेरे बोला तुम इंग्लिश लिखोगी तो पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब लिखो। नॉवेल ले आए। अब नॉवेल ले आए। अब नॉवेल लाने के बाद बेटे ने इतने सवाल किए हैं, इतने सारे सवाल कि मम्मी मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं जिस लेडी के साथ 16 साल से रह रहा हूँ मैं उसे पहचानता ही नहीं हूँ। जो तुमने लिखा है और जैसी तुम हो वो एकदम अलग है। और कहते हैं मुझे तो नहीं लग रहा था कि तुम कभी कोई लव स्टोरी ज़िंदगी में नहीं लिख सकती हो। किताब है, पढ़िए। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है जो मैं देख रही हूँ आजकल सोसाइटी में, जिस वजह से मैं भी हतोत्साहित थी, कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऑडियो बुक्स ने जो किताबों की जगह छीनी है। मतलब किंडल तो चलिए फिर भी ठीक है, किंडल में लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑडिबल है कि अरे यार तुम ही कहानी सुना दो। मतलब हम रेस्टोरेंट में जाके 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की 200 रुपये की किताब नहीं पढ़ेंगे। मेरे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने किताब खरीदी है, उसकी फ़ोटो अपने साथ भेजी है और वो किताब अमेज़ॉन पे वापस कर दी है। ऐसा भी होता है। देखिए कोई भी हम में से यहाँ पे बैठा कोई भी ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ हम सब बड़े बड़े फनकार हैं, आप लोग सब बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन हम इनसे घर चला सकें ऐसी सभ्यता हमारे यहाँ आ ही नहीं रही है। कलाकार हमेशा जो है ना वो रोटी के लिए सुबह पहले स्ट्रगल करेगा, फिर उसके बाद वो घर आकर के थोड़ा काम निपटाएगा, घर वालों का मन बहलाएगा, फिर बेचारा बची हुई एनर्जी से लिखता है। अब आप सोचो अगर भारत में बची हुई एनर्जी से इतने खतरनाक कलाकार हैं, तो अगर प्रॉपर एनर्जी दे दी जाए तो हम बवंडर मचा देंगे। जी कहिए। हाँ, तो मुझे कहना ये था कि मैं 6-7 साल से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किताब लिखूँ, क्योंकि वो मेरा जॉब का शेड्यूल है ना 14 से 15 घंटे का होता है, क्योंकि फिर जवाबदारी इतनी लगी हुई है। तो पिछले 2 महीने से मैंने लिखना शुरू किया, तो अभी काफ़ी थोड़ा बहुत लिख भी दिया है मैंने। लेकिन अभी क्या 10-15 दिन से मैं थोड़ा यूँ सोच रहा था कि भाई इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी और आगे के भाई करूँ या नहीं करूँ। तो आज मेरी हिम्मत को ना वो पुश मिला है आपको सुन। बस तो मेरा आना सफल हुआ है, मेरा आना सफल हुआ है। नहीं, और आप उसको जाने दीजिए। मैं बताऊं, जब तक किताब आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आपको डर लगेगा। मेरी रातें ख़त्म हो जाती हैं, मैं हिमानिश को फ़ोन कर करके उसका दिमाग खा जाती हूँ, सब है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है पता है? सिर्फ एक वजह से लिखा मैंने कि मैं मर के जिंदा रहना चाहती हूँ। मेरी सिंगल रीज़न। बस मुझे आम मौत नहीं चाहिए,
यानी कोई मैं मरने के बाद दुनिया को पता चलना चाहिए कि नजीब पठान चला गया है। बस वो था हमारे। मैं कल अपने बच्चों से यही कह रही थी कि तुम बता सकोगे, नानी दादी बताएंगे कि हमारी नानी नॉवेल लिखा करती थी, तो तुम सर हमको याद नहीं भी करना चाहो ना तो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे नाती पोते कहेंगे तुम्हारी मम्मी तो टैलेंटेड थी। जिसमें एक शेर कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल। हाँ जी। मेरा एक सवाल है कि हम जैसे बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कहानी हो गई, शायरी हो गई, गजल हो गई, बट एक पर्टिकुलर जॉनर में जाते हैं हम, जब गजल लिख रहे हैं तो फिर और कुछ नहीं लिख पाते, तो जॉनर चेंज करते वक्त कैसे करें? बहुत मुश्किल है। जिस दिन से कहानी का हाथ थामा कविता रूठ के नाराज़ होकर चली गई है। मैं कविताएं लिखना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए जब से कहानियां लिखना शुरू किया है, जबकि मैं सिर्फ कविताएं लिखती थी प्रॉक्सी पीरियड्स में, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ कविताएं। मतलब एग्जाम देते हुए एडमिट कार्ड के पीछे कविताएं। हाँ पकड़ी गई हूँ मैं PhD का एग्जाम देते देते। हाँ तो वो नहीं हो पाता है, वो मुश्किल है, क्योंकि गद्य और पद्य दो अलग विधाएं हैं। तो वो अगर आप सीरियस राइटिंग कर रहे हैं तो ये नामुमकिन है। वरना देखो यार, खिचड़ी तो हर जगह मिलती है। अगर आपको सच में किसी एक जगह केंद्रित होकर लिखना है तो आप किसी एक ही जगह फोकस कीजिए। दैट्स द आंसर। चलिए एक और ले लेते हैं बाबा। यस आशिका। एवरी राइटर हैज़ अ प्रोसेस। ठीक है, ये तो सबका मतलब कोई सुट्टा मार के करता है, कोई दुख में करता है, एवरीथिंग। ओके, बट व्हेन यू पब्लिश अ बुक तो देयर विल कम अ पॉइंट यू डोंट नो कैसे बढ़ना है आगे। आपने पोएट्री लिखी, आपने स्टोरीज लिखी, एवरीथिंग, देयर विल बी सम वन कॉमन थिंग, एटलीस्ट फॉर मी इट इज कॉन्वर्सेशंस। जब भी आई एम ब्लैंक आउट आई गो एंड टॉक, दैट इग्नाइट्स स्टोरीज। व्हाट इग्नाइट्स स्टोरीज फॉर यू? आत्मावलोकन, self introspection. I have never, I look like I'm a very extrovert person, but I'm a very hell introvert person. एंड कहानियाँ अपने आप हमारे आसपास हज़ारों लाखों कहानियाँ हैं, पर हम में से कोई ध्यान नहीं देना चाहता। हम में से कोई, अब मेरे बगल में बैठा कोई रो रहा है और अगर मैं उससे नहीं पूछ पा रही हूँ कि तू क्यों रो रही है, तो मैंने एक कहानी को तो बाजू में बैठे बैठे मार दिया। कहानियाँ हम सबके अंदर हैं, हजारों हैं, तलाशना आना चाहिए, और कला हम सब में है, तराशना आना चाहिए। बस दैट्स इट। एक आखिरी सवाल। पूछो। अच्छा, ब्यूटीफुल मैच में देयर वाज दिस सीन जहाँ पर ये नहीं सीन इज अ वेरी नाइस वन, आई थिंक इट्स वेरी रोमांटिक वन। जब ये दोनों भीग जाते हैं कॉलेज में, फिर वो दोनों भीग के गाड़ी में बैठते हैं, भुट्टा खाने जाते हैं। आई वांट टू नो कि एक्चुअल आपने इमेजिन ही किया था सिनेरियो या देयर वाज समथिंग बिहाइंड दिस एक्चुअली? ट्रू इमेजिनेशन है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ मनीष, 2 मिनट और। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप माने या ना माने, मैं पिछले 11-12 साल से लिख रही हूँ, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं तो आप वो नहीं लिखते जो आप सोच के बैठे होते हैं। एवरी आर्टिस्ट विल अग्री विद मी। मेरी कहानियाँ हैं, मेरी नॉवेल में ऐसे कई हिस्से हैं जिन्हें लिखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने लिखा है। मैं पहचान नहीं पाती हूँ कि ये मैं हूँ। अगर आप कलाकार हैं तो माँ सरस्वती आप में ऐसे आती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब अदृश्य हो जाएंगी। आपका काम हो गया। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं मैंने कुछ नहीं जिया है, सिर्फ सोचा है और वो उतार दिया है, बस। मैम, तो फिर एक मिनट, वेयर डू यू ड्रॉ अ बाउंड्री बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन? आप फ्रीक्वेंटली इतना सारा लिखते हो and you also live with your family like a normal wife, mother. If my family thinks I'm normal, that is also a question. हाँ, तो you are lost in this writing process. वो अफेक्ट करता है यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। देखिए, जद्दोजहद बहुत होती है, केवल जो स्टेज पे खड़ा होता है उसी के लिए तालियां होती हैं। जब मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं तो मुझे मालूम है, मुझे गालियाँ पड़ी हैं, मुझे घर में सुनाया गया है, मुझे सबने सुनाया है, बहुत सुनाया है। और मुझे आज ऑनलाइन या लाइव कहते हुए शर्म नहीं आती कि मेरे घर वाले बोलते थे यू आर टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, यू आर अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तुम कुछ नहीं करती, तुम सिर्फ कागज़ काले करती हो, नर्क हैं तुम्हारी किताबें। मैंने हर बर्थडे पे सिर्फ किताबें ली और हर जगह सिर्फ किताबें। मैंने लाइब्रेरीज क्रिएट की, लाइब्रेरीज बना के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत काम किए। लेकिन जानते हैं मेरे घर में मुझे कब पहचाना गया? जब मेरी दूसरी किताब आई। पहली किताब बहुत सक्सेसफुल थी मेरी, सेकंड किताब ये वाली, और तीसरी किताब
जब मेरे पति ने पहली बार उसको पढ़ा, पहली किताब पढ़ चुके थे, तो उन्हें लगा कि लड़की खुद ठीक ठाक काम करती है। पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं था, पहले सोचा था फालतू औरत है, सारा दिन रीड करती रहती है। और जब तीसरी किताब आई तो उन्होंने कहा कि मैं इसका संपादन करना चाहता हूँ। उस दिन मैं जानी कि आज मैंने अपनी औकात बना ली है। तो जर्नी बहुत लंबी होती है।